Assalamu alaikum students. This is Dania Khan and welcome to DK Study Hub. आज जो है हम लोग ADC ऑल्सो नोन एज बीकॉम इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास भी है DK स्टडी हब की। तो उसकी तरफ भी चलेंगे लेकिन पहले जो है 5 to 10 मिनट्स का हम लोग शॉर्ट इंट्रो थोड़ा सा लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपनी डेमो क्लास की तरफ चलेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो सबसे पहले बता दूं कि ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स या बैचलर इन कॉमर्स बोथ आर सेम थिंग। इनका सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो नेम का है और किसी चीज़ का नहीं है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली ADC और बीकॉम का रिजल्ट आया है और उसका पासिंग रेशो बहुत ही बुरा है। और सिर्फ 20 to 30% आजकल पासिंग रेशो चल रहा है कुछ 3 4 साल से। जिसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि बच्चे इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते और हल्का लेके इस पे स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पेपर रह जाते हैं और वो फिर पास ही नहीं कर पाते। तो हल्का बिल्कुल नहीं लेना है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और क्योंकि ये भी काफ़ी मुश्किल डिग्री है तो हमें इस पे भी फोकस करना है कि अगर आप लोग भी अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं 2 साल की, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। तो ये जो मेरा मैंने अभी अपना स्टडी हब लॉन्च किया है, इसका मेन रीज़न ये है कि मोस्टली जो है बच्चों को अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के तो टीचर अवेलेबल है, लेकिन बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि मैंने खुद भी फेस किया जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। तो मुझे भी IDC के या बीकॉम के अंदर कोई ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट के टीचर नहीं नज़र आए जो बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रॉपरली पूरा सिलेबस कवर करवाएं। तो इस वजह से मैंने ये लॉन्च किया ताकि स्टूडेंट्स जो है से फ़ायदा उठा सकें और इजीली अपना जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो भी कवर कर सकें। तो ये जो मेरा स्टडी है वह इसके अंदर बहुत फ्रेश और फेलियर बच्चे आ सकते हैं। और ये सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है बल्कि और भी सब्जेक्ट्स हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। और पेपर पास करने की मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन वो जब तक है जब तक आप लोग खुद भी हार्ड वर्क ना करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क करके आपको नोट्स आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी। आपके क्विजेज हुआ करेंगे, आपके टेस्ट होंगे, स्टडी ग्रुप बनाऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने खुद फोकस करके और हार्ड वर्क नहीं किया तो फिर आपके पेपर पास होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसा जैसा मैं कहूँ और आपने वैसा वैसा किया तो आपके 100% पेपर पास हो जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो कोऑपरेट करना है, उसके बाद फिर सारी आपके आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में माशाल्लाह से बीकॉम पास किया है। तो इसलिए आप लोगों का भी इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा, लेकिन आप लोगों को जो मैं आपको टिप्स दूंगी उसको आपने फॉलो करना होगा। अच्छा, जी क्रैश कोर्स जो है ये मैं आपको करवाऊंगी। 30 to 40 डेज का हमारा क्रैश कोर्स होगा। सिर्फ 30 to 40 डेज में हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ छुड़वा दूंगी। सारी वन अप टू ऑल चीज़ें कवर होंगी, लेकिन 30 to 40 डेज में। और पूरा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह पढ़ाई करते हैं। अगर आप लोग अच्छे लर्नर हैं तो आप लोगों का 30 डेज में भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग थोड़े स्लो लर्नर हैं तो 30 to 40 डेज लगेंगे या 45 भी लग सकते हैं। तो हमारा तब जाके इंशाल्लाह क्रैश को जो मैं क्रैश कोर्स करवा रही हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अब अपने कोर्स आउटलाइन या टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ। तो जो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें टॉप प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर मैंने पास पेपर्स रखे हैं, क्योंकि पास पेपर्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये ACCA या ICA में, उसके अंदर पास पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और पास पेपर्स को गो थ्रू करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए पास पेपर्स जो है
हम सबसे पहले देखेंगे, और जितने भी मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगी वो पास पेपर से मैंने ऑलरेडी देखे हुए होंगे। उसके अलावा मैं आपको क्विजेज और टेस्ट वीकली दिया करूंगी, और आपने उसे सबमिट करवाना होगा विद इन एन आवर। फिर मैं आपको थोड़ी बहुत स्टडी लाइफ बैलेंस कैसे करनी है वो बताऊंगी, कि अगर स्टडी के अलावा आपने और भी एक्टिविटीज करनी है, मतलब पढ़ाई के अलावा, क्योंकि आपने लाइफ भी अपनी बैलेंस रखनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, तो वो कैसे करना है वो भी, तो वो भी मैं आपको दूंगी। अगर आप लोग सीए, एसीसी या आईसीएमए के स्टूडेंट हैं और आप साथ साथ बीकॉम या एडीसी कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं आपको टिप्स दूंगी कि आपने कैसे बैलेंस रखना है। और हमारी क्लास इंशाल्लाह बिल्कुल बैलेंस रहेगी, कि किसी को टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी हुआ करेगा। देन मैं आपको एग्जाम टिप्स दूंगी, इसकी टेक्निक बताऊंगी कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना पेपर्स क्लियर कर सकते हैं। और हम लोग जो है एक अलग से स्टडी ग्रुप बनाएंगे, जिसके अंदर सारे रेलेवेंट सब्जेक्ट के अलग अलग स्टडी ग्रुप्स हुआ करेंगे। और उस पे मैं आपके क्विजेज और टेस्ट और असाइनमेंट्स डाल दिया करूँगी। देन आप लोग उसको सबमिट करवाएंगे, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो भी क्यूरीज वगैरह होंगे वो आप लोग उस पर पूछ लीजिएगा। और हमारे वीकली असाइनमेंट भी होंगे, क्योंकि वीकली असाइनमेंट का मतलब ये है कि बीकॉम या एडीसी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी राइटिंग स्किल्स है और राइटिंग स्पीड है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज है तो ही आप पेपर पूरा कर सकते हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली, और आपकी राइटिंग स्पीड अगर तेज नहीं हुई तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। तो आपको मैं वीकली असाइनमेंट दूंगी, जो आपको अपनी रजिस्टर के अंदर वो प्रॉपरली मेंटेन करके आपने अपना, जो मैं आपको स्लाइड्स वगैरह दिखाऊंगी वो आपने कॉपी करना होगा। और इस तरह आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम के हवाले से, और जो है आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज होगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि टाइम मैनेज कैसे करना है, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कितना आपने टाइम लेना होगा एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीजें भी बताएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कोर्स पार्ट 1 का हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मैंने फर्स्ट पे लिखा है इकोनॉमिक्स, जो कि बड़े ही खतरनाक सब्जेक्ट समझे जाते हैं, इसलिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट है बीकॉम का जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास नहीं कर पाते, और इसका पासिंग रेशियो जो है वो बहुत ही बुरा है। तो फेल इसमें ज़्यादा होते हैं लोग, तो इसलिए हमें मैंने टॉप पे रखा है इकोनॉमिक्स। और बाकी ये हमारा फर्स्ट जो है थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। देन हमारे पास एक इंग्लिश है, ये भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस टेक्निक से आप इजीली पास कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है आईटीबी। आईटीबी का पासिंग रेशो थोड़ा अच्छा है, इसमें कम बच्चे फेल होते हैं। और पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात जो है उसका 60-40 का रेशो है। 60% जो है हमारा इस्लामियात का पोर्शन आता है, 40% पाकिस्तान स्टडीज का। तो वो भी हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो ये जो दो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर जो है वो आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, और वो भी मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगी, तो उसके मुताबिक आप लोगों को क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। देन हम लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, दो चीज़ें हम लोग ऑफर करते हैं। एक लाइव क्लासेस ऑन जूम, जिसमें आप लोग अवेलेबल होंगे, और लाइव क्लासेस ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि लाइव में स्टूडेंट और टीचर की जो है वो साथ कनेक्शन होता है, और फिर वो आपके जो भी कोई क्यूरीज वगैरह होती हैं वो उसी वक्त रिजॉल्व हो सकती हैं। और लेकिन रिकॉर्डेड में भी आपको सपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन वो बात नहीं हो रहती जो लाइव क्लास में होती है। तो प्रेफरेबल ये है कि आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। मैं गूगल ड्राइव में जो है आपके हर लेक्चर के बाद अपलोड कर दिया करूँगी। देन आप लोग जो मिस कर दें वो वहाँ से जाके अपना लेक्चर ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं माय नेम इज़ जानिया खान एंड आई एम फाउंडर ऑफ दिस स्टडी हब।
और ये मैंने स्टडी है, अभी मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि जो लोग अपना स्टडी के अंदर थोड़ा वो प्रॉब्लम आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में और स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने लॉन्च किया है। और इसके अलावा आई एम सीए स्टूडेंट, और साथ साथ मैंने जो है लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपना डेमो क्लास की तरफ। अच्छा जी, जो आज हम डेमो लेक्चर लेंगे वो इकोनॉमिक्स के ऊपर लेंगे, जो कि बहुत ही एक क्रूशियल सब्जेक्ट है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर हमारा पासिंग रेशो भी कम है, तो मैंने सोचा इस पे एक लेक्चर बनाऊं। तो पहले जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग थोड़ा सा एग्जाम के हवाले से देख लेते हैं कि किस तरह का इसका पेपर आता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। हमने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 3 पोर्शन आते हैं: माइक्रो, मैक्रो एंड इकोनॉमिक सिस्टम। और माइक्रो के अंदर हमने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, मैक्रो में हमने 2 करने होते हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम में हमने 1 करना होता है। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम में। उसमें से आपने कोई से उस पोर्शन से 2 क्वेश्चंस आपने पिक करने हैं। उस एक क्वेश्चंस का ए और बी पार्ट होगा, तो आपने उस ए और बी पार्ट को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ट्रीट करके आपने उसको उस तरह लिखना है। और वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह से पेपर के अंदर लिखना है। तो एक अपने यहाँ से ए और बी पार्ट जो है हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन अगर सिर्फ विदाउट ए और बी पार्ट दे दे, अब मतलब ना ए हो उसका पार्ट ना बी हो, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो फिर वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। और उसको थोड़ा सा फिर हम लेंदी करके मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे लिखना है। तो ये हमारा टोटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पेपर आता है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हमने बेसिक ही क्लियर नहीं करते तो फिर आगे जाके बहुत सारे चीज़ों में यही वाले लॉज यूज हो रहे होते हैं, फिर हम लोगों को समझ नहीं आता कि ये वाली चीज़ यहाँ कैसे आई और ये क्या हो रहा है। तो इसलिए बेसिक्स पे अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हमने स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग बड़ा तवज्जो से ये वाला टॉपिक सुनिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, इसकी जैसा मैंने आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा, इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन दिख रही होगी कि क्या जैसे जैसे मैंने आपको हेडिंग वाइज और उसकी डेफिनेशन देन रिलेशनशिप लिखा है, आपने भी एग्जैक्टली वही फॉलो करके अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है और उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Other thing remains same if the price of the commodity rises, demand falls and vice versa. लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर एप्पल की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये एक छोटे सा लॉ का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का रिलेशनशिप ये है कि जहाँ इन दोनों का यहाँ आपको रिलेशनशिप और एरोज नज़र आ रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी जब जब प्राइस बढ़ेगी, वहाँ वहाँ हमारी डिमांड कम हो जाएगी।
और यहाँ पे जो है प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा डिमांड है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है कि प्राइस जो है अ, हमारी किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही। वो खुद ही कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन डिमांड जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, प्राइस पे। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो प्राइस जो है डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इनका जो रिलेशनशिप शो हो रहा है वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है। कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड किस तरह से कम हो रही है, और प्राइस के कम होने से डिमांड किस तरह बढ़ रही है। तो एक ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड के दरमियान। अब हम इसका थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। Law of demand shows an inverse relationship between price and demand of a commodity and its quantity demanded. Being other thing remains same, the higher the price, the lower will be the quantity demand, and vice versa. इसके अंदर भी वही बात जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की कि जितनी हायर हमारी प्राइस होगी, द हायर द प्राइस, उतनी कम हमारी क्वांटिटी डिमांड होगी, एंड वाइस वर्सा। अब नीचे मैंने आपको एक शेड्यूल बनाया हुआ है, आपने भी एज इट इज उसको एग्जाम में इसी तरह लिखना है कि जहाँ हमारी प्राइस जो है तो यहाँ आपको इससे भी मैं वो प्रूव हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड के, जहाँ जहाँ हमारी प्राइस अपने मैक्स पे है, जब हमारी प्राइस 10 थी तो हमारी जो डिमांड थी वो अपने मिनिमम यानी 5 पे थी। और जैसे जैसे हमारी प्राइस 10 से 8 पे जा रही है तो फिर हमारी डिमांड 5 टू 10 यानी 5 पॉइंट बढ़ गई। तो इस तरह ये जैसे जैसे हमारा हम देख रहे हैं कि प्राइस कम होती जा रही है, डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हेंस प्रूव हो गया कि जहाँ जहाँ हमारी प्राइस जो है जैसे जैसे कम होती रही, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ती रही। और एक और पॉइंट भी हमें पता चल गया कि जब हमारी प्राइस जो है अपने मिनिमम पे थी तो हमारी डिमांड जो थी अपने मैक्सिमम पे थी, और जब हमारी प्राइस मैक्स पे थी तो हमारी डिमांड जो है अपने मिनिमम पे थी। इसी को ही मैंने अब एज इसको डायग्राम में शो किया है कि अगर हम डायग्राम फॉर्म में इसको दिखाएं तो वो किस तरह होगा। तो एक ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे। वाई एक्सेस पे हमने प्राइस ले ली है, और एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी डिमांड ले ली है। यही वाले नंबर्स उठा के मैंने यहाँ लिख दिए हैं दोनों के। देन हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे तो 5 एंड जब हमारी जो है प्राइस 2 थी तो हमारी डिमांड जो है 25 थी। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के ऊपर 25 यहाँ पे जो है हमारा प्राइस डिमांड थी, तो हमने यहाँ एक डॉट लगा दिया। देन जब हमारी 4 प्राइस थी तो हमारा डिमांड जो थे 20 थी, तो हमने यहाँ स्पॉट लगा दिया। और ये डॉट जो है ट्रैवल करते करते आपको शो हो रहा होगा कि जिस तरह हमने शेड्यूल बनाया था एज इट इज हमने ये वाली डायग्राम बना ली। और इस कर्व को हम कहते हैं डिमांड कर्व। यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन इस कर्व को जो है हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अपना एग्जाम के अंदर डायग्राम वगैरह बनानी है। उसके बाद हम चलते हैं एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम इसकी एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो अगर एजम्पशंस की बात करें तो नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। सबसे पहले तो ये बता दूं, एजम्पशंस कहते हैं सपोजिशन को, किसी चीज को सपोज करना। लॉ ऑफ डिमांड जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक ये चीजें जो हैं वो हमने सपोज ना की हो। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर लॉ ऑफ डिमांड की वैलिडिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम, हर ये सारी चीजें जो भी लिखी है, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन वेदर, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट हैबिट फैशन, नो चेंज इन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ये सारी चीजें जब तक हमारी कांस्टेंट रहेंगी तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बिल्कुल वैलिड रहेगा, वरना फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब डिमांड और प्राइस या तो एक साथ बढ़ेगी या
प्राइस और डिमांड एक साथ कम होगी तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये सपोज करते हैं इस लॉ में कि ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ना ये बढ़ेंगी या कम होंगी। एक्सेप्शंस की बात करें तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको गिफ्ट एंड गुड्स की दे दूं कि गिफ्ट एंड गुड्स जो होते हैं नॉन लग्जरी प्रोडक्ट या डेली लाइफ में जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्हें कहते हैं जैसे कि हम अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, सब्जी हो गई या फ्रूट्स हो गए। ये सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं ये गिफ्ट एंड गुड्स कहलाते हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट है कि अगर हमारी प्राइस बढ़ती है या कम होती है, क्योंकि हम ये चीज डेली यूज करते हैं, तो हमें जो है अगर इसकी प्राइस ज़्यादा हो या कम हो हमें ये रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग ये खरीदे ही खरीदेंगे, जैसे मेडिसिन भी हो गई। तो अगर इसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हाँ इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। तो ये थोड़ा सा लॉ को गड़बड़ कर रहा होता है। इसलिए जो है हम लोग एजम्पशंस और एक्सेप्शंस के साथ लॉ को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमारा लॉ जो है वो वैलिड कहलाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई से पहले एक और हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये वाला लॉ जो है इसमें होता क्या है। तो ये हमारे एग्जाम के अंदर भी काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया जाता है। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये हमारा एक टॉपिक है जो एग्जाम में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। तो इस पे भी हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है? इसकी नीचे डेफिनेशन लिखी है, ये एग्जैक्ट जो हम अभी हम लॉ पर पढ़ के आ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड वही चीज़ है। चेंज इन डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हैपन व्हेन द अमाउंट of a product people wants to buy changes because the price of the product changes। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि डिमांड जो है डिक्रीज हुई और प्राइस इंक्रीज हुई, तो डिमांड की वजह से, प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और उसके बाद इसके कॉजेस क्या हैं कि जब जो है किसी भी चीज प्रोडक्ट की हमारी प्राइस चेंज होगी तो इसकी डिमांड अप डाउन होगी, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमने ऐसा ही हमने ऊपर भी ग्राफ बनाया था, एग्जैक्ट वही चीज है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस जो है P1 से P2 की तरफ जब गई है, हमने सबसे पहले तो वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस, एक्स एक्स पे हमने लिया क्वांटिटी डिमांड। और फिर जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जब प्राइस जो है P1 से P2 की तरफ गई है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो हमारी Q1 से Q2 की तरफ चली गई, मतलब डिक्रीज हो गई। और आपको दिख रहा होगा ये डिमांड के जो डॉट्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ऊपर पढ़ा था। एग्जैक्ट सेम वही वाला चीज हो रही है नीचे भी। तो इसमें कोई ऐसा नई चीज नहीं है, वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद भी। और मैं भी आपको बता देती हूँ, द प्राइस ऑफ द एप्पल ड्रॉप्स फ्रॉम $2 to $1, मोर पीपल विल बाय एप्पल इफ द प्राइस गोज अप, फीवर पीपल विल बाय एप्पल्स। तो ये वही वाली बात है कि जैसे प्राइस कम हुई तो पीपल, जो भी हमारे लोग थे, परचेजर्स और बायर्स थे, वो उन्होंने जो है ज़्यादा परचेज किए एप्पल्स। लेकिन जैसे ही हमारी प्राइस जो है $3 हमने की, तो उसकी जो है डिमांड फिर कम होने लगी। वो ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली वही ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब चेंज इन डिमांड में एक थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट है, वरना ये भी वही बात है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यार चेंज इन डिमांड मीन्स द पीपल वांट टू बाय मोर गुड्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट ऑल प्राइस, मोर और लेस ऑफ अ प्रोडक्ट एट ऑल प्राइस। इसका मतलब ये है कि डिमांड के चेंज होने से पी जो हमारे लोग हैं, पीपल है,
वो जो है ज़्यादा या कम चीज़ वो बाय कर प्रोडक्ट बाय करेंगे को किसी भी प्राइस पे। इसका एक लिटरल मीनिंग ये है कि प्रोडक्ट की शिफ्टिंग भी लोग करेंगे ये चेंज इन डिमांड में। जैसा कि इसके कॉजेज में आप देख लें, यही बात लिखी हुई है कि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर सॉरी फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी एजम्पशंस के अंदर के, वो अगर कांस्टेंट रहेंगे तो लॉ हमारा जो है वैलिड रहेगा। तो इसके अंदर ये है कि अगर लॉ वैलिड रहेगा तो अगर ये चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन इसके अंदर ये भी बात है कि फिर लॉ को हम किस तरह ट्रीट करेंगे अगर इन चीज़ों में जो हमने एजम्पशंस और एक्सेप्शंस पढ़ी अगर उसके अंदर चेंजेस हुए तो हमारा लॉ किस तरफ जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स से चेंज इन इनकम हो जाए हमारी, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जो हम एक लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर जो है हम थोड़ी उससे हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हम जो ये प्रोडक्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं उसको हम लोग चेंज इन डिमांड कहते हैं। मतलब हम उस प्रोडक्ट से ही हट गए जो अभी हम परचेज कर रहे थे, हमने कोई डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दी है। तो हमने जब प्रोडक्ट ही चेंज कर दी तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यही बात नीचे ग्राफ में भी बताई गई है कि पहले हम ये D1 वाली प्रोडक्ट पे थे और फिर हमने जो है ये वाला प्रोडक्ट चेंज करके ये वाली प्रोडक्ट हमने लेना शुरू कर दी है। तो हम एक न्यू डिमांड कर्व बनाएंगे, क्योंकि वो जो हमने क्वांटिटी डिमांड पड़ा था उसमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस अप डाउन होने से हम लोगों का डिमांड अब कम ज़्यादा हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, हमारी इनकम क्योंकि चेंज हो गई तो हमने प्रोडक्ट ही कुछ शिफ्ट करके कोई और सी प्रोडक्ट पे चले गए। तो ये जो है हमारा डिमांड का भी शिफ्ट होके इधर चला गया। यहाँ पे भी वही है कि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस ली है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस जो है यहाँ पे हमारी फिक्स है हमारी इनकम के इंक्रीज होने से, जबकि प्राइस जो है हमारी बिल्कुल फिक्स है, एग्जैक्ट सेम ही चल रही थी। लेकिन प्रोडक्ट्स के शिफ्ट होने से हमारी जो है सॉरी इनकम के बढ़ने से हमारी जो है प्रोडक्ट में शिफ्टिंग हुई। हमने किसी और प्रोजेक्ट को हमने परचेज किया, इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट टू द लेफ्ट हो गया। और हमारा जो है Q1 से हमारा Q2 के पास हमारा वो डिमांड कर्व चला गया। इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी है कि इफ द पीपल लर्न that apple are very healthy and more people will want to buy apple even the price doesn't match. Even the price doesn't change. This shifted entire demand curve to the right. If a new report says Apple caused healthy problem, fewer people will buy them, shifting the demand curve to the left. अब लोगों को पता चला कि एप्पल्स हेल्दी हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो ये वाला डिमांड कर्व है ये इस तरफ शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन अब किसी की हमने रिपोर्ट पढ़ी और उसमें लिखा था कि एप्पल्स आर डेंजरस, तो हमने जो है वो अपना जो है हम स्टॉप कर देंगे परचेजिंग, हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दूसरी तरफ चले जाएगा। और ये हमारा लेफ्ट की तरफ चले जाएगा। मतलब इसमें ये हो रहा है कि प्रोडक्ट शिफ्टिंग अलग है, वो वाली एग्जांपल एक है और दूसरी ये एग्जांपल है कि मतलब अगर हमें कोई चीज़ फायदेमंद लगेगी तो हम उसे ज़्यादा परचेज करेंगे, तो हमारा पॉजिटिव की तरफ यानी राइट की तरफ डिमांड कर जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिवली हम देखें तो अगर हमारी प्राइस जो है वो कम हो रही है, नो सॉरी हमारी जो है वो किसी चीज़ में हमें लग रहा है कि ये है डिफेक्ट है या फिर ये कोई अनहेल्दी चीज़ है, तो फिर हमारा डिमांड का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता चले जाएगा। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट की एक बात बता दूं कि हम लोग ऐसे बचपन में किया करते थे कि बीच में लाइन ड्रॉ करके फिर और सेपरेशन के साथ फिर हम कंपेयर करते थे क्वांटिटी डिमांड और कॉस्ट चेंज इन सप्लाई को। तो हम क्योंकि बीकॉम लेवल पे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि बीच में हम कॉलम ड्रॉ करके ही फिर हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग इसकी रेलेवेंट हेडिंग्स लगा दें, 5 से 6 हेडिंग्स लगा दें
और चेंज इन डिमांड की, और 5 से 6 हेडिंग्स लगा दें चेंज इन सप्लाई की, और फिर नीचे लास्ट में एक शॉर्ट से कंक्लूजन लिख दें। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाएगा। और नीचे ये जो कंक्लूजन है ये मैं आपको बता कंक्लूड करके दोनों का एक टॉपिक बता दूं कि हमारा जो चेंज इन डिमांड था वो ये था कि हम उसी प्रोडक्ट पे थे। प्रोडक्ट हमारी फिक्स थी, मतलब हम प्रोडक्ट शिफ्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जो है प्राइस की वजह से हमारी डिमांड जो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रही थी। लेकिन जो है फैक्टर्स, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट भी किया, फैक्टर्स के वजह से जो है चेंज इन टेस्ट हुआ, वेदर हुआ, जो भी मसला हुआ, इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है प्रोडक्ट की शिफ्टिंग करना शुरू कर देगा, मतलब उस प्रोडक्ट से हट जाएगा। वहाँ हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फोकस कर रहे थे और उसकी प्राइस के बढ़ने या कम होने से हमारे डिमांड कर्व ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, तो हमने पुरानी प्रोडक्ट छोड़ के नई प्रोडक्ट परचेज की। तो जो है हम लोगों की ये शिफ्टिंग कहलाएगी, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, जो कि चेंज इन डिमांड है। अच्छा, तो इसके बाद जो है हम लोग आज का एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिर हम लोग अपना ये वाइंड अप करेंगे सेशन। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जो स्टेटमेंट के डेफिनेशन लिखी है, अदर थिंग रिमेन सेम, ये भी बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है। बहुत आप लोगों को अगर लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया तो ये तो बहुत ही क्विकली आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन है वो ये है कि अदर थिंग रिमेन सेम if the price of the commodity increases, its supply increases and vice versa। डिमांड के अंदर जो था, जहाँ प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही थी वहाँ हमारी डिमांड जो है डिक्रीज हो रही थी। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है कि जहाँ हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है वहाँ हमारी सप्लाई भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एक रिलेशनशिप, इसका हमें पता चला कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान। इसके रिलेशनशिप में क्या क्या है कि एज यूजुअल प्राइस जो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी सप्लाई डिपेंडेंट है। जैसे जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी, और इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो एक पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। इसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है यही बात जो मैं अभी आपको बता रही थी वही लिखी है कि लॉ ऑफ सप्लाई शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मींस द हाई द प्राइस हाई विल बी द क्वांटिटी सप्लाई एंड वाइस वर्सा। तो हेंस प्रूफ जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा ही हमारी क्वांटिटी सप्लाई होगी। इसका भी स्केजुअल जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था वो है। तो इसकी शेड्यूल भी मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तरफ हमने लिए प्राइस, एक तरफ लिए हमने क्वांटिटी सप्लाई। जहाँ जहाँ क्वांटिटी सप्लाई जितनी जहाँ जहाँ बढ़ती चली जा रही है वहाँ वहाँ हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी साथ साथ बढ़ रही है और हमारी प्राइस भी यहाँ से बढ़ रही है। जब प्राइस अपने मिनिमम पे थी तो क्वांटिटी सप्लाई भी मिनिमम पे थी। जब प्राइस हमारी मैक्स पे थी 10 पे, तो हमारी सप्लाई भी हमारी 25 अपने मैक्स पे चली गई थी। तो यहाँ से ये चीज़ होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो हमने शेड्यूल से भी प्रूव कर दिया कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी हमारी बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। वो भी मैंने इसी शेड्यूल के सारे ये नंबर्स को ही लेके बनाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने वाई एक्सेस पे ले लिया है प्राइस और एक्स एक्सेस पे ले लिया है क्वांटिटी सप्लाई। और जो है 10, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी प्राइस जो है 2 थी तो हमारी सप्लाई 5 थी, तो हमने यहाँ डॉट लगा लिया। देन जब हमारी प्राइस
फोर थी तो हमारी सप्लाई 10 थी, तो हमने यहाँ एक डॉट लगा दिया। और देन हम लोग देखते जा रहे हैं कि जब हमारी प्राइस अपने मैक्स पे थी, मतलब 10 पे, तो हमारी सप्लाई जो है 25 पे थी। तो इस तरह हमारा ये एक क्वांटिटी सप्लाई का भी एक कर्व बन गया। और ये वाला लॉ भी यहाँ से हमारा एज ए डायग्राम भी प्रूव हो गया कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जा रही है, हमारी सप्लाई भी बढ़ती वो जा रही है, एंड वाइस वर्सा। तो इसकी ये तो एग्जाम्पशंस, एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस रह गई थी, तो वो इंशाल्लाह हम जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होपफुली आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मुझसे अभी रिकॉर्डिंग के बाद पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी, या फिर जो है आप लोग अपना, आपका अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब से या फेसबुक से या कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्यूरी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट जो हमारी डेमो क्लास होगी वो थर्सडे 1 अगस्त 2024 को होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट फ्री डेमो लेक्चर जो है इंशाल्लाह फिर आपसे वहाँ मुलाकात होती है, और फिर वहाँ आपसे बातचीत भी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।